हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2023 और इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो आपका एग्जाम चल रहा है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी उसका आज पार्ट 31 है। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो 2022 में आपके जो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुए थे पेपर 1 के, वहीं से ये सारे क्वेश्चन हम आपको कवर करा रहे हैं। और क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसके साथ ही साथ क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिटेल्स होते हैं उनको भी मैं बताता हुआ चलता हूँ। और ये भी मैं कहता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन को खुद से भी अटेम्प्ट करते हुए चलना है, तब जाकर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट अपने एग्जाम में इस प्रैक्टिस सेट से या इन वीडियो से देखने को मिलेगी। और आप इस तरीके से देखोगे तो आंसर याद करते चलोगे तो ऐसे बात नहीं बनेगा जब तक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व नहीं करोगे। और मैं कोशिश करता रहता हूं कि क्वेश्चन से जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं या महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको भी बताता हुआ चलूं। और 2-3 दिन से मैं आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाया तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। कुछ महत्वपूर्ण कार्य की वजह से मैं आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाया। कमेंट्स आ रहा था कि सर आप क्लास नहीं ले रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 391, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 390 तक कवर किया था। और ये जो क्वेश्चन आपका है वो हायर एजुकेशन से यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ये अभिकथन और तर्क के फॉर्म में क्वेश्चन आपका दिया गया है। अब बोला क्या जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में और दूसरा आपका कारण आर के रूप में लिखा गया है। अभिकथन में बोला क्या जा रहा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदत्त शिक्षा की गुणवत्ता में क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। तर्क में बोला जा रहा है कि उच्च शिक्षा संस्थाओं की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि वे विद्यार्थियों के भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। अब अभिकथन और तर्क को आपको बड़े अच्छे तरीके से समझना है और इन दोनों को समझने के बाद यहाँ पर दिए गए इन 4 विकल्पों में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताने का जरूर प्रयास करें। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों आपका सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पर बोला यही गया था आपसे अभिकथन में कि उच्च शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रदत्त शिक्षा की गुणवत्ता में क्षेत्रीय विभिन्नताएं होती हैं। ये आपको देखने को मिलता है क्योंकि अलग अलग मातृभूमि या क्षेत्रीय जो प्रांतीय क्षेत्र के जो छात्र होते हैं आते हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए, तो उच्च शिक्षण संस्थानों में ये आपको क्षेत्रीय विभिन्नताएं देखने को मिलती है। और तर्ककार में यही बोला गया था कि उच्च शिक्षा संस्थाओं की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि वे विद्यार्थियों के भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो ये भी बात अपने आप में सही है, लेकिन तर्क जो है आपका अभिकथन ए को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बताया है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 392 और देखिए ये क्वेश्चन आपका आईसीटी वाले यूनिट से यहाँ पर लिया गया है। आईसीटी वाले यूनिट से ये क्वेश्चन आपका है। इसमें बोला जा रहा है कि किसी प्रतिष्ठित कंपनी ने अपने नेटवर्किंग, आर्किटेक्चर और वाइड एरिया कनेक्टिविटी के प्रबंध और रख रखाव के लिए श्री हर्ष को नौकरी पर रखा। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त सर्वोपयुक्त जॉब प्रोफाइल होगा। यहाँ पर ये आपको इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है कि जिनको नौकरी पे यहाँ पर रखा गया है वो किस प्रकार की जॉब के लिए यहाँ पर रखा गया है। एक प्रोग्रामर के तौर पे, या एक आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार के तौर पे, या एक नेटवर्किंग इंजीनियर के तौर पे, या डी एक वेब डिजाइनर के तौर पे। तो इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है। आईसीटी वाले यूनिट से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेटवर्क इंजीनियरिंग के जॉब के रूप में जो है यहाँ पर श्री हर्ष को रखा गया है, क्योंकि बोला क्या जा रहा था किसी प्रतिष्ठित कंपनी में कोई भी हो सकती है, XYZ आपकी कोई कंपनी हो सकती है, चाहे गूगल की हो सकती है या तो फिर कोई भी आईटी सेक्टर से संबंधित या और भी कई सारी कंपनी हो सकती है यहाँ पर। तो वाइड एरिया कनेक्टिविटी के प्रबंधन के लिए जो है या उसके रख रखाव के लिए किसी व्यक्ति को जो है नौकरी पर रखा जाता है, तो किस पद के लिए जो है उसको हायर किया जाएगा, तो नेटवर्क इंजीनियरिंग के रूप में जो है यहाँ पर उसको हायर किया जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 393 और ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट्स के फॉर्म में है। 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, दोनों को आपको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। देन उसके बाद
नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये जो क्वेश्चन आपका है वो भी आईसीटी वाले यूनिट से यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसके ऊपर वाला भी क्वेश्चन आईसीटी से था और ये भी क्वेश्चन आपका आईसीटी से है। कथन पहले में बोला जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी विशिष्ट एप्लीकेशन के संचालन के लिए आवश्यक प्रोग्राम का सेट होता है। कथन 2 में बोला जा रहा है कि हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक और मूर्त भाग को दर्शाता है। अब दोनों कथन को अच्छे से समझिएगा, फिर उसके बाद से राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला आपका असत्य है और कथन दूसरा जो है यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सामान्य एप्लीकेशन के संचालन के लिए आवश्यक प्रोग्राम का एक सेट होता है, जो कि पूरी तरीके से आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक और मूर्त भागों को दर्शाता है, जबकि यहाँ पर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किसी विशिष्ट एप्लीकेशन के संचालन के लिए आवश्यक प्रोग्राम का सेट नहीं होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, तो वो एक एप्लीकेशन नहीं होता है। इसलिए आपका कथन पहला गलत था यहाँ पर, और कथन दूसरा आपका इसलिए सही है क्योंकि हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक और मूर्त भाग को दर्शाता है, यानी कि कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको आप अपने हाथों से छू सकते हैं और मूर्त रूप से देख सकते हैं, वो आपका हार्डवेयर वाला पार्ट होता है। और सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते हैं, उसे देख सकते हैं या काम करते हुए इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन उसे आप भौतिक रूप से छू नहीं सकते। ये डिफरेंस आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में यहाँ पर देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 394 और ये भी क्वेश्चन आपका आईसीटी वाले यूनिट से यहाँ पर लिया गया है। और देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है, 2 कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स के फॉर्म में है। कथन पहले में बोला जा रहा है कि वेबिनार के माध्यम से मेजबान संगठन का वक्ता किसी भी स्थान पर बैठे दर्शक के साथ मल्टीमीडिया विषय वस्तु को साझा कर सकता है। कथन दूसरे में बोला जा रहा है कि वेबिनार के माध्यम से वक्ता और प्रतिभागी किसी स्थान पर अवस्थित मल्टीमीडिया विषय वस्तु को साझा कर सकते हैं। अब दोनों स्टेटमेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है और समझ लेना है, और ऑप्शन ए, बी और सी और डी में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर करें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन कथन आपका दूसरा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। यानी कि वेबिनार के माध्यम से मेजबान संगठन का वक्ता जो होता है किसी भी स्थान पर बैठे दर्शक के साथ मल्टीमीडिया, यानी कि उसका मतलब वो लाइव चित्र भी दिखाई देता है, विषय वस्तु को साझा कर सकता है। तो ये तो बात आपका सही है। जब भी आप वेबिनार या गूगल डू हो गया, उस पर भी गूगल मीट हो गया आपका, कई लोगों को जोड़कर आप जो है कोई वेबिनार करते हैं, तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें साझा कर सकते हैं जिसने जो है आपका वेबिनार आयोजन किया रहता है, यानी कि मेजबान जो होता है। जबकि वेबिनार के माध्यम से वक्ता और प्रतिभागी किसी स्थान पर अवस्थित मल्टीमीडिया विषय वस्तु को साझा कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो कथन दूसरा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा, लेकिन कथन पहला क्या है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 395 और ये क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन वाले यूनिट से यहाँ पर लिया गया है, और ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। सूची 1 में विद्वान के बारे में यहाँ पर नाम दिया गया है, और सूची 2 में संप्रेषण के चर के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, और नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। हर तरह का प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है, कथन कारण वाला और दो जो स्टेटमेंट्स होते हैं उस फॉर्म के क्वेश्चन को भी लिया है मैंने, मैचिंग वाले भी क्वेश्चन को लिया है, और जो कई सारे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और उनमें से कुछ स्टेटमेंट सही होते हैं तो वो भी क्वेश्चन मैंने लिया है। तो जिस पैटर्न्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हर पैटर्न्स का क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प मिल सके। तो आइए हम इसे मैच कर लेते हैं और आप भी मैच करके इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है आपका सूची 1 में आदि शंकर जो एक विद्वान है, तो ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा, तो ये आपका चौथे के साथ मैच हो जाएगा, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण से संबंधित है। फिर आपका भरत मुनि जो है तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। रस की जो अवधारणा है हिंदी में वो आपका भरत मुनि के द्वारा दिया गया था। और सी जो है पढ़िनी, वो किससे मैच कर जाएगा आपका, तो वो आपका पहले के साथ मैच हो जाएगा। व्याकरण के महत्व या व्याकरण के संदर्भ में इन्होंने सारी जानकारी दी है पढ़िनी महोदय ने। फिर डी है आपका रामानुज, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका तीसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। देसी भाषा का प्रयोग जो है यहाँ पर रामानुज के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से आपको क्या कर लेना था,
आपको मैच कर लेना था, देन आपको अपना जो है राइट आंसर इन चारों विकल्पों में से देखना था। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 396 और ये भी क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट्स के फॉर्म में है और ये क्वेश्चन आपका लॉजिकल रीजनिंग से यहाँ पर लिया गया है, लॉजिकल रीजनिंग का जो आपका यूनिट है। तो देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है आपसे पहले कथन में कि यदि दो चीजों के बीच कार्य कारण संबंध होता है तो उन दोनों के बीच नियत साहचर्य यानी कि व्याप्ति का संबंध माना जाता है। कथन दूसरे में बोला जा रहा है कि यदि दो चीजों के बीच उपजाति वंश के रूप में संबंध होता है तो उन दोनों के बीच नियत साहचर्य का संबंध माना जाता है। तो इन दोनों कथन को आपको समझ लेना है जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है और इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो लॉजिकल रीजनिंग में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आप इसका आंसर जरूर बताएं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला आपका सत्य है और कथन दूसरा आपका दोनों यहां पर सही हो जाएगा। याद रखना है कि यदि दो चीजों के बीच कार्य कारण संबंध होता है तो उन दोनों के बीच नियत साहचर्य का संबंध जो है माना जाता है, तथा यदि दो चीजों के बीच उपजाति वंश के रूप में संबंध होता है तो उन दोनों के बीच नियत साहचर्य का संबंध माना जाता है। इसलिए कथन पहला और कथन दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 397 और ये क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन वाले यूनिट से लिया गया है। बोला क्या जा रहा है कि संप्रेषण का यह मैं हूं पहलू क्या प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है कि संप्रेषण का यह मैं हूं, कोई व्यक्ति है बोल रहा है कि यह मैं हूं, तो ये क्या प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है आपका श्रोताओं की प्राथमिकता, बी है वक्ता का व्यक्तित्व, सी है अहम केंद्रित दृष्टिकोण और डी है आपका आत्मविश्वास का निम्न स्तर। तो इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो एक आध क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए, ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है, 2022 के शिफ्ट में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वक्ता का व्यक्तित्व। याद रखना है कि संप्रेषण का यह मैं हूं पहलू वक्ता के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 398 और ये क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से यहाँ पर लिया गया है। तो पिछली बार जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2022 में मल्टीपल शिफ्टों में पेपर 1 का, तो उसमें जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का जो आपका यूनिट है उसमें कुछ इस तरीके के प्रश्न एक आध दो बनाकर पूछे जा रहे थे। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को कम कर दिए गए और एक आध दो क्वेश्चन आपको यहां पर इस तरीके के फॉर्मेट में पूछे जा रहे हैं, यानी कि किसी कॉन्सेप्ट से आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए जा रहे हैं, उनको आपको पढ़ना है, क्या उस कॉन्सेप्ट से वो रिलेट करते हैं कथन, उनका आपको चयन करने के बाद नीचे दिए गए इन चार विकल्पों में से आपको आंसर देना है। तो मैथ में भी ये क्वेश्चन आपका इंक्लूड कर दिया गया जो कि आपके अदर यूनिट से संबंधित क्वेश्चन बनाए जाते थे। तो ये आपको करना क्या है कि इसको खुद से सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं, तो आप इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन के बारे में मैं बता देता हूं। तो देखिए यहां पर बोला गया था कि किसी पद श्रृंखला को बढ़ते हुए क्रम में कब माना जाता है, तो उसके संदर्भ में यहां पर ऑप्शन ए, बी, सी, डी जो कि आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, इनको आपको पढ़ लेना है। फिर नीचे दिए गए इन चार विकल्पों में से ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नहीं आएगा आंसर तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताऊंगा, और आपको ये क्वेश्चन समझ में भी अगर नहीं आएगा तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं नेक्स्ट जो वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा इस क्रम में, तो उसमें इस क्वेश्चन को लेकर बहुत ही डिटेल के साथ मैं एक्सप्लेन आपको कर दूंगा। तो उम्मीद है कि आप सभी राइट आंसर इसका जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 399 और ये क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन वाले यूनिट से यहाँ पर लिया गया है। अभिकथन तर्क के रूप में एक क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में और दूसरा कारण आर के रूप में यहाँ पर दिया गया है। अभिकथन ए में आपसे बोला जा रहा है कि कक्षा में संप्रेषण सक्षमता ज्ञान की शक्ति से संबंधित है। देखिए यहाँ पर ये टाइप में मिस्टेक है, ये छूट गया तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ संबंधित है आपका, क्योंकि सॉरी ये इरेज हो गया, संबंधित है आपका, तो ये संबंधित है आपका। इस तरीके से आप पूरा पढ़िएगा स्टेटमेंट्स को, क्योंकि ये जो लाइन है आपकी, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यहाँ पर ये टाइप हो गया तो इसको मैं कट कर देता हूँ। तो अब आप पढ़िएगा अभिकथन को कि कक्षा में संप्रेषण सक्षमता ज्ञान की शक्ति से संबंधित है। तर्क में बोला जा रहा है कि
संप्रेषण सक्षमता कक्षा के संदर्भ में अपेक्षित संप्रेषण करने के विकल्प जो है प्रदान करती है। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, समझना है, अवलोकन करना है, फिर उसके बाद से नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका आंसर आप सभी जरूर बताएं। सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा होगा, बाय मिस्टेक्स आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर करूं। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। तो याद रखना है आपको कि अभिकथन में क्या बोला गया कि कक्षा में संप्रेषण सक्षमता ज्ञान की शक्ति से संबंधित होती है। ये आपका पूरी तरीके से सही है तथा जो आपका दिया गया तर्क यहां पर है उसमें बोला यही जा रहा है कि संप्रेषण सक्षमता कक्षा में अपेक्षित संप्रेषण करने के विकल्प को प्रदान करता है, इसलिए ये भी आपका सत्य है। और तर्क आर जो है अभिकथन ए को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी ने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 400 और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन आपका पीडी वाले यूनिट से यहां पर लिया गया है, पीपल डेवलपमेंट इन एनवायरनमेंट। इसमें बोला क्या जा रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में पर्यावरण के संरक्षण और सुधार हेतु उचित कार्रवाई करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का परिणाम था। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन 1985। बी है आपका लंबी दूरी के सीमा पार वायु प्रदूषण पर कन्वेंशन 1983। और सी दिया गया यहाँ पर लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन 1975 CITIS। फिर उसके बाद से डी है आपका मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम 1972। तो इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मानव पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम 1972 जो है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हुए चलिएगा। बोला गया था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन 1972 में भारत की प्रतिबद्धता का परिणाम था और स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। और स्टॉकहोम में आयोजित मानवीय पर्यावरण सम्मेलन 1972 में भारत द्वारा यह निश्चय किया गया था कि मानवीय पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए समुचित कदम उठाए जाएंगे। तो यहां पर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहां पर आज का सेशन आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किए होंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने यहां पर आपको 10 क्वेश्चन कराए, इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट हुआ होगा तो आप वो भी पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करके जो है हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। शेयर करिए मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, एग्जाम रिलेटेड अगर क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मैं सारी अपडेट आपको देता रहता हूँ। जब भी आपका एग्जाम इंटीमेशन स्लिप आया वो भी मैंने आपको ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करने का प्रयास किया। उसके साथ ही साथ एडमिट कार्ड के संदर्भ में और फेज 2 का जो आपका एग्जाम यहाँ पर अभी उसके लिए भी आपका एक जो है नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा एनटीए के द्वारा। तो वो भी जैसे अपडेट आता है मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। बाकी यूट्यूब पे तो आप जाके सर्च करो, फेज 2 का उन्होंने एग्जाम डेट एडमिट कार्ड सब कुछ रिलीज कर दिया है। जबकि अभी आपका पता है कि फेज 1 का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है जिसमें ज़्यादातर जो है लैंग्वेज के एग्जाम को कंडक्ट किया जा रहा है। बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और भी सारे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अभी एग्जाम फेज 2 में कंडक्ट होने वाले हैं। तो आप घबराइए मत। जो भी जानकारी होगी यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद से भी आप चेक कर सकते हो और एनटीए की वेबसाइट पर पहले आप यूजीसी नेट की वेबसाइट पर जाकर चेक करिएगा, उसके बाद से एनटीए की वेबसाइट पर जाकर चेक करिएगा। तो आपको सारी ऑथेंटिक जानकारी वहीं से मिल जाएगी। आपको कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है। सब मतलब पूरे यूट्यूब पे आपको इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर आपको मिलता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है आपका कंज्यूम वहाँ पर हो जाता है। तो जो भी ऑथेंटिक जानकारी निकल कर आएगी फेज 2 के एग्जाम के कंडक्ट के संदर्भ में मैं वो आपके साथ साझा कर दूंगा। उम्मीद है सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा और इसे शेयर करिएगा जरूरतमंद दोस्तों के साथ। और चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से उसको आपको प्रेस कर लेना है न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।